आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हर उस इंसान से जुड़ा है जिसकी सैलरी से हर महीने पीएफ का पैसा कटता है। हाँ, और ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल। हमारा आज का स्रोत है लाइव लॉ की एक बेहद विस्तृत और तथ्यपरक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी जिसे हम ईपीएफओ कहते हैं उसके एक हालिया मामले पर प्रकाश डालती है। सही कहा। हमारा मिशन है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस ऐतिहासिक फैसले का गहराई से विश्लेषण करना जिसने इस सरकारी तंत्र के अमानवीय रवैये को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। और बेनकाब करना बहुत जरूरी भी था। एकदम। अब इस पूरे विवाद को समझने के लिए जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए। उसने आराम से खाना खाया, अपनी जेब से पूरी कीमत चुकाई और जब वो बाहर निकलने लगा तो दरवाजे पर खड़ा गार्ड उसे रोक ले। अच्छा। और गार्ड उससे कहे कि देखिए, हम आपको बाहर तब तक नहीं जाने देंगे जब तक आप इस रेस्टोरेंट का पिछले 10 साल का इनकम टैक्स रिटर्न लाकर नहीं दिखाते। अरे बाप रे। हाँ, और गार्ड कहे कि जब तक वो कागज नहीं मिलेगा हम ये मानेंगे ही नहीं कि आपने यहाँ खाना खाया है। ये तो मतलब सुनकर ही कोई भी आम इंसान यही कहेगा कि भाई मैं तो यहाँ सिर्फ एक ग्राहक हूँ। बिल्कुल। मेरा काम खाना खाना और बिल चुकाना था। हाँ। आपके रेस्टोरेंट का टैक्स रिटर्न संभालना या आपका बही खाता मेंटेन करना ये मेरी जिम्मेदारी कैसे हो सकती है? वही तो। ये मांग अपने आप में इतनी बेतुकी है कि इस पर हंसी भी आती है और गुस्सा भी। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। सुनने में ये क्रूर मजाक लगता है, लेकिन ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। दुख की बात यही है। ठीक, यही क्रूर मजाक, यही बेतुकी मांग ईपीएफओ हमारे देश के उन बुजुर्ग पेंशन भोगियों के साथ कर रहा था जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया। हाँ, और ये चर्चा इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि ये सिर्फ उन बुजुर्गों की बात नहीं है जो रिटायर हो चुके हैं। सही कहा। आज जो भी युवा अपनी सैलरी का एक हिस्सा भविष्य निधि में जमा कर रहा है उसे ये जानना चाहिए कि उसका पैसा किस तरह के सिस्टम के हाथों में जा रहा है। बहुत सही पॉइंट है। जब हम लाइव लॉ की इस रिपोर्ट की गहराई में जाते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये कोई मामूली क्लरिकल गलती या प्रशासनिक चूक नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये सिस्टम द्वारा अपने ही नागरिकों पर किया गया एक संस्थागत अत्याचार था। हताश करने वाला है। एक ऐसा सिस्टम जहां नियम कानूनों का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के बजाय उन्हें प्रताड़ित करने और उन्हें उनके ही पैसों से दूर रखने के लिए किया जाने लगा है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस संघर्ष की जड़ क्या है? पेंशन भोगी बनाम लाल फीता शाही की ये लड़ाई शुरू कहां से होती है? इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। अच्छा, कब की बात है? बात है 22 अगस्त 2014 की, जब केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में एक संशोधन किया जो 1 सितंबर 2014 से लागू हुआ। मैं यहाँ समझना चाहूंगा कि ये 2014 का संशोधन आखिर था क्या? मतलब इसने ऐसा क्या बदल दिया जिसने आज इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है? देखिए, इस पूरे विवाद का केंद्र बिंदु यही 2014 का संशोधन है। इसे हम थोड़ा आसान गणित के जरिए समझते हैं। हाँ, वो बेहतर रहेगा। 2014 से पहले के नियम के मुताबिक पेंशन के लिए जो योगदान कटता था उसकी एक वैधानिक वेतन सीमा तय थी, अधिकतम 15,000 रुपए प्रति माह। 15,000 बस? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कर्मचारी की असली सैलरी 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए भी है तो भी पेंशन फंड में जो 8.33% हिस्सा जाएगा वो सिर्फ 15,000 रुपए के आधार पर ही गिना जाएगा। अच्छा। यानी ज्यादा से ज्यादा 1250 रुपए हर महीने पेंशन फंड में जाते थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि इंसान चाहे कितना भी कमा रहा हो, रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन उस 15,000 की सीमा के हिसाब से ही बनेगी। बिल्कुल, जो कि आज की महंगाई के हिसाब से मतलब एकदम नाम मात्र की रकम होगी। एकदम सटीक आकलन है आपका। इसी समस्या को देखते हुए 2014 के संशोधन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया। क्या बदलाव था वो? इसने पात्र कर्मचारियों और नियोक्ताओं को एक जॉइंट ऑप्शन या कहें तो संयुक्त विकल्प दिया। इसके तहत वे ये तय कर सकते थे कि 15,000 की वैधानिक सीमा को हटाकर उनके वास्तविक वेतन यानी अगर सैलरी 50,000 है तो पूरी 50,000 की रकम पर 8.33% का पेंशन योगदान काटा जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात थी। इससे फायदा ये होता कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की रकम कई गुना बढ़ जाती। बिल्कुल, ये कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। लेकिन फिर समस्या कहाँ आई? अगर नियम बदल गया था
तो लोगों ने सीधे तौर पर अपने बढ़े हुए वेतन पर पेंशन कटवाना क्यों नहीं शुरू कर दिया? यहीं पर सिस्टम की पेचीदगी शुरू होती है। संगम डेयरी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का उदाहरण हमारे सामने है, जिन्होंने इस मामले में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अच्छा, संगम डेयरी वाला मामला। हाँ, इन कर्मचारियों की स्थिति बहुत ही अजीब थी। नियोक्ता यानी संगम डेयरी प्रबंधन और इन कर्मचारियों ने मिलकर असल में बढ़े हुए वास्तविक वेतन पर ही पीएस का योगदान दिया था। मतलब पैसा कट रहा था? हाँ, पैसा बाकायदा उनके असली वेतन से कट रहा था और ईपीएफओ के पास जमा हो रहा था। लेकिन क्या? लेकिन ये कर्मचारी इस 2014 के संशोधन की तकनीकी बारीकियों और उस जॉइंट ऑप्शन वाले विशिष्ट फॉर्म को भरने की प्रक्रिया से पूरी तरह अनजान थे। मतलब व्यवहारिक रूप से वे बढ़े हुए वेतन पर पैसा जमा कर रहे थे, लेकिन कागजी तौर पर उन्होंने वो जॉइंट ऑप्शन वाला डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरा था। बिल्कुल सही। क्योंकि उन्हें इसके बारे में किसी ने बताया ही नहीं। एक आम कर्मचारी तो यही सोचेगा कि जब मेरी सैलरी स्लिप में पैसा कटकर दिख रहा है और सरकार के पास जा रहा है तो सब कुछ सही ही होगा। उसे क्या पता कि कोई खास फॉर्म भी भरना है। और यही वो तकनीकी खामी थी जिसका फायदा ईपीएफओ ने बाद में उठाया। हताश करने वाली बात है। जब इन कर्मचारियों को सालों बाद इस नियम और प्रक्रिया का पता चला, तब तक वे रिटायर हो चुके थे। ओहो। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ अन्य फैसलों के आधार पर ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी बढ़ी हुई पेंशन के लिए आवेदन किया और यहीं से लाल फीताशाही का असली क्रूर चेहरा सामने आता है। क्या किया उन्होंने? पोर्टल पर उनके आवेदनों को आगे ही नहीं बढ़ाया गया, उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। मैं यहाँ थोड़ा उलझ रहा हूँ। अगर कोई कर्मचारी पोर्टल पे जाता है और कहता है कि देखिए मेरा पैसा तो आपके पास वास्तविक वेतन के हिसाब से ही जमा हुआ है, बस मैंने वो फॉर्म नहीं भरा था, अब आप मेरी पेंशन चालू कर दीजिए, तो ईपीएफओ ने उन्हें रोका किस आधार पर? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईपीएफओ ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे पूरा करना किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए लगभग असंभव था। क्या शर्त थी वो? ईपीएफओ ने कहा कि हम आपके आवेदन तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप हमें फॉर्म 3A, फॉर्म 6A, पीएफ जमा करने के पुराने चालान और जॉइंट ऑप्शन के पुराने सबूत पेश नहीं करते। एक मिनट। अगर हम निष्पक्ष होकर सोचें तो ईपीएफओ एक बहुत बड़ी सरकारी संस्था है जो करोड़ों कर्मचारियों का हजारों करोड़ रुपए का फंड संभालती है। बिना पुख्ता रिकॉर्ड के वो भी तो किसी का क्लेम कैसे पास कर दें? अगर वो सबूत मांग रहे हैं तो इसमें उनकी क्या गलती है? किसी भी वित्तीय संस्था को ऑडिट ट्रेल तो चाहिए ही ना, ताकि कोई फर्जी क्लेम ना ले जाए। देखिए, गलती ऑडिट ट्रेल या सबूत मांगने में नहीं है। गलती ये है कि वो सबूत किससे मांग रहे हैं और वो सबूत असल में है क्या। अच्छा, ये समझना जरूरी है कि फॉर्म 3A और 6A आखिर होते क्या है। फॉर्म 3A हर महीने पीएफ योगदान का कार्ड होता है और फॉर्म 6A पूरे साल का समेकित रिटर्न होता है। ये दोनों ही फॉर्म कंपनी या नियोक्ता द्वारा भरे जाते हैं और ईपीएफओ को जमा किए जाते हैं। अरे एक कर्मचारी का काम सुबह अपनी ड्यूटी पर जाना और ईमानदारी से काम करना है। वो कंपनी का अकाउंटेंट नहीं है। एक कर्मचारी के पास कभी भी इन दस्तावेजों का नियंत्रण, अधिकार या कस्टडी नहीं होती है। क्या बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। ये तो वही बात हो गई कि कोई बैंक अपने ही खाता धारक से कहे कि भाई तुमने जो पैसा जमा किया था उसका सबूत उस रजिस्टर से लाकर दो जो हमारे ही बैंक मैनेजर की अलमारी में बंद है। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। और मजे की बात सुनिए, इस मामले में नियोक्ता यानी संगम डेयरी के प्रबंधन ने अदालत में हलफनामा दायर करके साफ साफ कहा कि उन्होंने ये सारे फॉर्म, चालान और रिटर्न कई साल पहले ही ईपीएफओ के दफ्तर में जमा कर दिए थे। क्या बात कर रहे हैं? मतलब कागज उन्हीं के पास हैं? हाँ, यानी जिन दस्तावेजों की मांग ईपीएफओ इन बुजुर्गों से कर रहा था वे कहीं और नहीं बल्कि खुद ईपीएफओ के ही दफ्तर की अलमारियों में धूल फांक रहे थे। ये तो संस्थागत क्रूरता की पराकाष्ठा है। मतलब दस्तावेज उन्हीं के दफ्तर में मौजूद हैं। ईपीएफओ स्वयं इन दस्तावेजों का वैधानिक संरक्षक है। बिल्कुल। लेकिन वे अपनी कुर्सी से उठकर अपने ही रिकॉर्ड रूम में जाकर वो फाइल खोजने को तैयार नहीं है। इसके बजाय उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी का पूरा बोझ उन बुजुर्ग पेंशन भोगियों के कंधों पर डाल दिया जो अब रिटायर होकर घर बैठ चुके हैं। इसे आप सत्ता का अहंकार कह सकते हैं। बिल्कुल। सिस्टम ने एक तरह से ये कह दिया कि हमारे पास समय नहीं है अपनी फाइलें ढूंढने का, तुम कहीं से भी ये कागज लेकर आओ वरना हम तुम्हारी पेंशन का पैसा खा जाएंगे।
ये एक संस्था के बुनियादी पतन का प्रतीक है। बहुत ही शर्मनाक है। जब कोई सामाजिक कल्याण योजना काम करने से बचने के लिए या लाभार्थियों को उनके हक से महरूम रखने के लिए तकनीकी खामियों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे, तो वो संस्था अपना मूल उद्देश्य ही खो देती है। आखिर कोई सरकारी संस्था इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है? ईपीएफओ का निर्माण तो कर्मचारियों के सामाजिक कल्याण के लिए ही हुआ था। इसका तो नाम ही भविष्य निधि है। सही बात है। लेकिन आज ये एक ऐसे अत्याचारी विलन में बदल गया है जो अपने ही लाभार्थियों का मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। जब ऑनलाइन पोर्टल बनाए गए थे तो दावा किया गया था कि इससे पारदर्शिता आएगी और लोगों की जिंदगी आसान होगी। हाँ, दावे तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन हकीकत में ईपीएफओ ने इन पोर्टल्स को एक ऐसी डिजिटल काली कोठरी बना दिया है जहां बुजुर्गों के आवेदन बस एक यांत्रिक रिजेक्ट बटन का शिकार हो जाते हैं। ये जो यांत्रिक तरीके से बिना मानवीय संवेदना के आवेदनों को खारिज करने की प्रवृत्ति है, इसी ने अदालत को सबसे ज्यादा नाराज किया। अदालत ने क्या कहा इस पे? जब ये मामला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सामने पहुंचा तो जस्टिस वेंकटेश्वरलू निम्मागड्डा ने जो सख्त टिप्पणियां की, वो न्याय की एक बहुत बड़ी जीत है। अच्छा, न्यायालय ने एकदम स्पष्ट और दो टूक शब्दों में कहा कि नियोक्ता के रिकॉर्ड कीपिंग में हुई किसी भी चूक के लिए या फिर ईपीएफओ के अपने ही रिकॉर्ड न संभाल पाने की अक्षमता के लिए किसी भी हालत में कर्मचारियों को दंडित नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस मामले को सिर्फ एक प्रशासनिक विवाद के तौर पर नहीं देखा है ना? रिपोर्ट बताती है कि अदालत ने इसे सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेदों से जोड़ दिया। हाँ, और ये इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है। अदालत ने साफ कहा कि ईपीएफओ द्वारा इस तरह से आवेदनों को खारिज किया जाना पूरी तरह से मनमाना है। न्यायालय ने इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता के अधिकार की बात करता है और अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, उसका सीधा उल्लंघन माना। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, ये सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है कि पीएफ के एक फॉर्म का न होना जीवन के अधिकार से कैसे जुड़ गया। ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। मतलब ये तो दस्तावेजों की कमी का मामला था, इसे मौलिक अधिकारों पर हमला कैसे मान लिया गया? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसे समझने के लिए हमें पेंशन शब्द के असली मतलब को समझना होगा। बताइए। अदालतें कई बार स्पष्ट कर चुकी हैं कि पेंशन कोई खैरात, दान या सरकार की मेहरबानी नहीं है। ये एक कर्मचारी द्वारा अपने जीवन के बेहतरीन साल काम में लगाने के बाद मिलने वाला आस्थगित वेतन या अंग्रेजी में कहें तो डेफर्ड वेज है। मतलब वो पैसा जो उसने पहले ही कमा लिया है। बिल्कुल, ये उस इंसान का अपना कमाया हुआ पैसा है जिसे उसने अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखा था ताकि वो रिटायरमेंट के बाद सम्मान के साथ जी सके। तो जब आप किसी की पेंशन रोकते हैं तो आप सिर्फ उसका पैसा नहीं रोक रहे हैं, आप बुढ़ापे में सम्मान से जीने का उसका बुनियादी अधिकार छीन रहे हैं। एकदम से। आप उसे मोहताज बना रहे हैं। बिल्कुल। अदालत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाया कि कर्मचारी पेंशन योजना कोई दो कंपनियों के बीच का व्यापारिक अनुबंध नहीं है जहां आप हर एक कॉमा और फुल स्टॉप पर लड़ाई करें। ये एक लाभकारी सामाजिक कल्याण कानून है जिसे बेनिफिशियल सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन कहते हैं। अच्छा। इसका निर्माण समाज के उस वर्ग को सुरक्षा देने के लिए किया गया है जो अपनी सेवा के बाद आर्थिक रूप से असुरक्षित हो जाता है। इसलिए ऐसे कानूनों की व्याख्या हमेशा कर्मचारियों के हित में होनी चाहिए, न कि उन्हें परेशान करने के लिए। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कर्मचारी ने वास्तविक वेतन पर पीएफ का योगदान दिया है, उसका पैसा बकायदा कटकर ईपीएफओ के खाते में जमा हुआ है, तो उसे उसकी हक की पेंशन से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि ईपीएफओ का कोई अधिकारी एक विशेष कागज जैसे 2010 से पहले का कोई पुराना फॉर्म 6A देखना चाहता है। बिल्कुल, यही तो अदालत ने कहा। ये तो उस पूरी योजना की मूल भावना की ही हत्या करने जैसा है। अदालत का तर्क यही था, जब पीएफ के योगदान में कोई चूक नहीं हुई है, जब बैंक स्टेटमेंट या अन्य रिकॉर्ड से ये साबित हो रहा है कि पैसा जमा किया गया है, तो सिर्फ एक कागज के टुकड़े की अनुपस्थिति को दावे को खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। सही बात है। सिस्टम को इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि क्या कर्मचारी वास्तव में पात्र है या नहीं, ना कि इस बात पर कि वो कोई 15 साल पुराना फॉर्म ला सकता है या नहीं। अदालत के इस कड़े रुख से लाल पिताशाही की उस मोटी दीवार में एक बहुत बड़ा छेद तो हुआ है, लेकिन अब आगे का रास्ता क्या है? कोई नया बहाना ढूंढ लेते हैं। क्या इस बार अदालत ने कोई ऐसा ठोस निर्देश दिया है जिससे ईपीएफओ बच के ना निकल सके? इस बार उच्च न्यायालय ने
ईपीएफओ को कोई भागने का रास्ता नहीं दिया है। न्यायालय ने इस पूरे मामले को वापस ईपीएफओ के पास भेजा है, लेकिन एक बहुत ही सख्त अल्टीमेटम के साथ। क्या अल्टीमेटम है? अदालत ने निर्देश दिया है कि ईपीएफओ को 12 सप्ताह के भीतर एक तर्क संगत आदेश पारित करना होगा। इसे कानूनी भाषा में रीजन्ड एंड स्पीकिंग ऑर्डर कहते हैं। ये रीजन्ड एंड स्पीकिंग ऑर्डर क्या होता है? क्या इसका मतलब ये है कि वे अब सिर्फ एक लाइन में आपका आवेदन निरस्त किया जाता है, लिखकर नहीं बच सकते? एकदम सही समझे आप। इसका मतलब है कि अब वे हवा में बातें नहीं कर सकते। उन्हें हर फैसले का ठोस लिखित कारण देना होगा। और सबसे बड़ी बात, अदालत ने साफ कर दिया है कि अब ईपीएफओ कर्मचारियों से उन पुराने दस्तावेजों की मांग नहीं करेगा। ये तो बहुत बड़ी राहत है। हाँ, अदालत ने निर्देश दिया है कि ईपीएफओ खुद अपनी अलमारियां खोलेगा, अपने भौतिक फाइलों को खंगालेगा, अपने कंप्यूटर के सर्वर चेक करेगा और नियोक्ता द्वारा वर्षों पहले भेजे गए पुराने संचार को वेरीफाई करेगा। ये पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। मतलब अब जिम्मेदारी शिफ्ट हो गई है। बिल्कुल। अब पोर्टल पे बस एरर दिखाने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि कागज नहीं है तो जाके खुद ढूंढिए। ये आदेश सुनिश्चित करता है कि ईपीएफओ अब तकनीकी बहानेबाजी नहीं कर सकता। अगर जांच में कर्मचारी योग्य पाया जाता है तो ईपीएफओ को बकाये ब्याज और बचे हुए अतिरिक्त योगदान के समायोजन के बाद हर हाल में बढ़ी हुई पेंशन का लाभ देना ही होगा। बहुत खूब। अदालत ने साफ कर दिया है कि अगर पीएफ कटने के अन्य सबूत मौजूद हैं तो फॉर्म 6A का ना होना कोई मायने नहीं रखता। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इसका असल मतलब ये है कि ये फैसला उन तमाम पेंशन भोगियों के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। निस्संदेह। ये सिर्फ न्याय नहीं है, ये सिस्टम के उस अहंकारी चेहरे पर न्यायपालिका का एक बहुत ही करारा तमाचा है जो खुद को कानून और इंसानियत से ऊपर समझने लगा था। बिल्कुल सही कहा आपने। एक कर्मचारी अपनी जवानी, अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल अपने काम में लगा देता है और जब वो रिटायर होता है, जब उसका शरीर थक चुका होता है, तब उसे उसी के खुद के पैसों के लिए भिखारियों की तरह दफ्तरों के चक्कर कटवाना या ऑनलाइन पोर्टल्स पर कागजों की गुहार लगाने पर मजबूर करना, ये पूरी तरह से अमानवीय कृत्य है। यह फैसला जवाबदेही तय करता है। यह उन तमाम बाबू लोगों को याद दिलाता है कि संस्थाएं लोगों की सेवा के लिए बनी हैं। लोग संस्थाओं के कागजी पेट भरने के लिए नहीं बने हैं। बहुत गहरी बात कही आपने। इस फैसले से उन बुजुर्गों ने अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई जीती है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि जब सिस्टम अंधा और बहरा हो जाता है, जब रक्षक ही भक्षक बनने लगते हैं, तो न्यायपालिका ही वो आखिरी उम्मीद बचती है जो उस अंधेरे में रोशनी दिखा सकती है। हाँ, न्यायपालिका ने अपना काम किया है। लेकिन अगर हम इस पूरे मामले से एक कदम पीछे हट कर देखें तो यह एक बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाला सवाल भी खड़ा करता है। बिल्कुल। और वो सवाल ये है कि आज उच्च न्यायालय ने संगम डेयरी के इन कुछ कर्मचारियों को तो बचा लिया, उन्हें उनका हक दिला दिया, लेकिन उन हजारों, शायद लाखों अन्य पेंशन भोगियों का क्या, जो इतने संसाधन ही नहीं रखते कि वे अदालतों के दरवाजे तक पहुंच सकें? सही बात है, सबके पास तो वकील नहीं होते। जिनके पास वकील करने के पैसे नहीं है, या जो सालों तक चलने वाली कानूनी लड़ाई लड़ने की शारीरिक और मानसिक स्थिति में नहीं है, उनका क्या होगा? लत के डंडे की जरूरत पड़ने लगे, जिन्हें विशेष रूप से हमारी सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो ये सोचने वाली बात है। तो क्या हमारा ये वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य हकीकत में सिर्फ फाइलों, नियमों और प्रक्रियाओं का एक अंतहीन भूल भुलैया बनकर नहीं रह गया है? जब वो सिस्टम ही आम इंसान को निगलने लगे जिसे उसकी रक्षा के लिए बनाया गया था, तो आखिर आम आदमी अपनी उम्मीदें कहां लेकर जाए?